योगी आदित्यनाथ की काबीना से इस्तीफा देने वाले दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी की रुकनीत इख्तियार कर ली है। वो अखिलेश यादव की मौजूदगी में एसपी में शामिल हुए। इस मौके पर उनके कई साथी भी एसपी में शामिल हुए। एसपी में शामिल होने के बाद दारा सिंह चौहान ने कहा कि दलितों और पसमानदा लोगों ने बीजेपी की हुकूमत बनाई, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने दलितों और पसमानदा लोगों के मफादात को नजरअंदाज किया। इन्होंने कहा कि जब बीजेपी हुकूमत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए आईन के साथ छेड़छाड़ की गई तो उन्होंने हुकूमत और बीजेपी छोड़ने का फैसला किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या जिस तरीके से लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आज गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। उनको अनाज दे करके, कुछ छोटे छोटे चीजें दे करके गुलाम बनाने की, हमेशा लालच दे करके जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है, अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। सोच है। मैं तो कहता हूं कि साथियों, जिस तरीके से हमको लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्या करते रहे, साथियों 5 साल तक इंतजार हम लोग करते रहे, क्योंकि पिछड़े समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, बड़ी धैर्य रखते हैं, बड़ा भरोसा करते हैं। लेकिन जब भरोसे की बुनियाद उनकी हिलने लगी, भरोसे की बुनियाद जब उनकी डगमगाने लगी, जब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने लगा, जब आरक्षण से छेड़छाड़ करने की साजिश होने लगी, जब पूरे प्रदेश के कोने से त्राह मचने लगा, तब हमने देखा कि पूरी तरीके से जब इस प्रदेश में पूरे पिछड़े समाज के हित की अनदेखी हो रही है, बड़े पैमाने पर दलित समाज जिनको समर्थन दिया था उनके साथ अनदेखी हो रही है। पूरी तरीके से बाबा साहब ने संविधान का जो दस्तावेज दिया था, जिसे हमें हक और अधिकार से जीवन जीने का हक दिया था, उस संविधान से छेड़छाड़ करने की जब साजिश हो रही थी, तब हमने निर्णय लिया कि हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके फिर से इस प्रदेश में गरीबों की सरकार बनाएंगे। एसपी एमआईएम के इत्तेहाद पर अखिलेश यादव ने तंज किया है। उन्होंने नामा निगारों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि वो पतंग नहीं उड़ाते हैं। भाई हमें उलझाओ मत, अब भाई हमें उलझाओ मत। हम पतंग वतंग नहीं उड़ाते, ना मंजे अंजे रखते, हम उलझना नहीं चाहते किसी चीज से। देखो भाई हमें उलझाओ मत, अब भाई हमें उलझाओ मत। हम पतंग वतंग नहीं उड़ाते, ना मंजे अंजे रखते, हम उलझना नहीं चाहते किसी चीज से। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी तारीखों के ऐलान के बाद पार्टियों में टिकटों को लेकर रस्साकशी शुरू हो गई है। इस दौरान अलीगढ़ के आदित्य ठाकुर ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी करने की कोशिश की। दरअसल वो अलीगढ़ के छर्रा से इंतखाबी टिकट न मिलने पर नाराज थे। पुलिस ने उन्हें किसी तरह बचाया। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस शख्स को पार्टी कारकुन मानने से इनकार भी कर दिया। क्या नाम है? ठाकुर आदित्य जुरूरी समाजवादी मेरा नाम है। कहाँ से रहने वाले हैं? टिकट मांग रहे थे आप? विधानसभा 74 छर्रा से। जिला ठाकुर आदित्य जुरूरी ठाकुर स्टेट से। हम लोग 5 साल से पार्टी के लिए जमीन पे खूब काम किया हमने। कौन सा जिला? हमारे पास हजारों अलीगढ़ में विधानसभा 74 छर्रा। किसको टिकट दे दिया? किसको दे दिया टिकट वहाँ से? आपका नाम क्या है? ठाकुर आदित्य जुरूरी समाजवादी। किसको? ठाकुर आदित्य किसको मिल गया टिकट वहाँ से? वो आईडी नीचे करो यार, मुंह में चला गया, थूक लो, मुंह में चला गया पेट्रोल, थूक लो। विधायक थे। अरे अब रुक जाइए, उल्टी हो जाएगी। 2 मिनट के लिए भैया रुक जाइए। बस ये भैया आत्महत्या करूँगा, हर हालत में करूँगा, आप रोक लो। भाजपा के एजेंट थे और इस यह व्यक्ति ना तो पूर्व विधायक था, ना ही इसको कभी जो है टिकट की घोषणा हुई थी। यह एक जो है सोची समझी रणनीति के तहत आया है, कह रहा है कि टिकट कट गया है, जब इसको कभी टिकट मिला ही नहीं था, ना टिकट की घोषणा हुआ, तो टिकट कटा कब? तो ये आवेदक था क्या? ये जी आवेदक भी नहीं है, ना इसकी रसीद कटी है, ना ये पार्टी का जो है आजीवन सदस्य है, और ना ही पिछले बार कभी एमएलए रहा है, एमपी रहा है। विधानसभा से मांग रहे थे टिकट? ये छर्रा से कह रहा है, लेकिन ये जो है ना तो अप्लाई किया था, ना ही हमारी नीतियों के तहत है, ना ये समाजवादी पार्टी का जो है सक्रिय सदस्य है, ना ही समाजवादी पार्टी का आजीवन सदस्य है, ना ही समाजवादी बुलेटिन का हमारा सदस्य है, ना ये कभी जो है टिकट मांगा था, ना इसको कभी घोषणा हुई। तो जब कभी टिकट मिला ही नहीं तो टिकट तो कट नहीं सकता ना। लखनऊ में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें साबिक आईपीएस अफसर असीम अरुण भी बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जो फसाद बर्पा करते हैं
वो समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं और जो दंगाइयों को सबक सिखाते हैं वो बीजेपी से जुड़ते हैं। वहीं दूसरी जानिब साबिक आईपीएस अफसर रसीम अरुण बीजेपी में शामिल होने के बाद न्यूज 18 से उन्होंने खास बातचीत की। लेकिन असली सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगाइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। उनका दूसरा एमएलए अब्दुल आजम वो बेल पर है, एक जेल में एक बेल पर। सूची देखेंगे तो शुरुआत जेल वाले से होती है और अंत इनकी सूची का होगा तो बेल वाले पर होगा। ये जेल बेल का खेल ये समाजवादी पार्टी का असली खेल। आज समाज के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में साफ ईमानदार छवि के अधिकारी आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में दंगा करने वाले दंगई, कईयों के खून से रंगे हुए हाथ वैसे जा रहे हैं। गोवा के पणजी में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए 13 नुकाती एजेंडा पेश किया, जिसमें रोजगार, बदनवानी पर नकेल कसना, तालीम, सेहत समेत दीगर एजेंडे शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आजाद भारत की तारीख में सबसे ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी है, जिसका सर्टिफिकेट वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी दिया है। जब से गोवा आजाद हुआ तब से लेके आज तक 15 साल बीजेपी का राज रहा, 15 साल एमजीपी का राज रहा, 25 साल कांग्रेस का राज रहा। तो आज गोवा की जो हालत है उसके लिए ये सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं। आज गोवा में यूथ की जो हालत है, आज गोवा में बेरोजगारी का जो आलम है, आज गोवा में जो इतना ज़्यादा करप्शन है, उसके लिए सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी एक फ्रेश होप के रूप में सामने आई है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारा गोवा को लेके क्या विजन है, तो 13 पॉइंट एजेंडा मैं आज गोवा के लोगों के सामने रख रहा हूं, जिसे हमने पिछले 1-1.5 साल में बहुत गोवा के लोगों के साथ बातचीत करके, गोवा के लोगों के साथ सेवरल राउंड्स ऑफ डायलॉग्स करके ये पूरा एजेंडा तैयार किया है। हमारा डीएनए क्या है ये आपको दिल्ली की गवर्नेंस से पता चलता है। दिल्ली में हमने ईमानदार सरकार चला के दिखाई है और वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया हमको कि सबसे ईमानदार पार्टी है ये देश की। मोदी जी ने मेरे ऊपर रेड कराई, मोदी जी ने मनीष सिसोदिया पे रेड कराई, सीबीआई की रेड कराई, पुलिस की रेड कराई, हमारे 21 एमएलए को गिरफ्तार किया, सारी रेड कराई उन्होंने। उनको हमारी 400 फाइलें एग्जामिन करने के लिए मोदी जी ने एक कमीशन बिठाया, एक भी गलती नहीं मिली उनको। साबिक कांग्रेस लीडर इमरान मसूद के एसपी में शामिल होने के बाद अब ये भी खबर आ रही है कि टिकट ना मिलने पर वो बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। इस हवाले से कांग्रेस लीडर प्रमोद कृष्णन ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रमोद कृष्णन ने कहा कि इमरान मसूद को ही फैसला करने दें। ना घर के रहे ना घाट के, हम बात करते हैं इमरान मसूद की, जिन्हें सपा से टिकट नहीं मिला। और एक बार फिर से आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से हम बात करते हैं। आचार्य जी, हमने पहले भी आपसे बात की थी इमरान मसूद को लेकर। पश्चिम यूपी के बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी में थे, सपा पार्टी ज्वाइन करी, लेकिन टिकट नहीं मिला। किस नजरिए से आप इसे देखते हैं? देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि क्या हुआ है, लेकिन अभी तो उनके जाने की चर्चा थी। समाजवादी पार्टी में जाने से पहले वो वापस लौट आएंगे, ये तो किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। ये तो इस तरह की बात है कि निकाह होने से पहले ही तलाक हो गया। मगर मुझे कुछ इसकी खास खबर नहीं है। आप बता रहे हैं कि इमरान मसूद जी वहां से वापस लौट गए हैं, तो ये तो जब पब्लिक डोमेन में बात आएगी तो इस पे तभी बात की जा सकती है। कांग्रेस ने हमेशा सुख दुख में साथ दिया, बसपा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। सपा से उनका समझ लीजिए कि टिकट नहीं हुआ है,
आखिरकार अखिलेश यादव ने टिकट नहीं किया, वो उनके ऊपर की बात है, जो भी है। लेकिन आप एक बड़े नेता हैं, प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार भी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। आप किस नजरिए से देखते हैं कि पश्चिम यूपी में कांग्रेस किस तरह आगे बढ़ेगी? इमरान मसूद जी नहीं है इस बार। देखिए, इमरान मसूद साहब की जो इज्जत, जो सम्मान, जो उनके परिवार का ऑनर कांग्रेस पार्टी के अंदर था, जो उनका रुतबा कांग्रेस में था, वो किसी और पार्टी में उन्हें नहीं मिलेगा, ना मिल सकता है। और जहां तक सवाल है अखिलेश यादव जी का, तो अखिलेश यादव जी को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश का सारा मुसलमान उन्हें वोट दे रहा है। तो जब उन्हें पता है कि सारा मुसलमान वोट दे रहा है, तो वो किसी भी मुसलमान नेता को तवज्जो नहीं देंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि वो इमरान मसूद साहब का जो कद है, उनके कद के अकॉर्डिंगली उनकी इज्जत अफजाई नहीं की गई है। जिस ढोल नगाड़े से उनका स्वागत होना चाहिए वो नहीं किया गया। तो उसके पीछे मैं यही मानता हूं कि उन समाजवादी पार्टी को लगता है कि सारा उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम वोट है वो उन्हें वैसे ही उनकी झोली में मिल रहा है। एक बात जानना चाहता हूं कि इमरान मसूद का राहुल गांधी जी ने बड़े समर्थन किया था, प्रियंका गांधी जी बहुत समर्थन करती थी, तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि इमरान मसूद को जाना पड़ा और बसपा पार्टी की ओर निगाहें हैं? क्या घर वापसी नहीं हो सकती कांग्रेस में? देखिए, इमरान मसूद साहब अगर कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं तो मैं तो कहूंगा सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो बहुत अच्छा, मैं उनकी पूरी वकालत करूंगा। लेकिन इसका फैसला इमरान मसूद साहब और कांग्रेस लीडरशिप लेगी। कांग्रेस नेतृत्व से उनके बड़े करीबी रिश्ते रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णमते बड़े नेता हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि इमरान मसूद, कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ रही है, उनका राजनीतिक फैसला है वे किस ओर जाना चाहते हैं। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, गाजियाबाद। आगे बढ़ेंगे। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले की पैरवी के दौरान अब रियासती हुकूमत के माहिरीन और एटीएस भी मौजूद रहेंगे। ये फैसला महाराष्ट्र हुकूमत ने किया है। दरअसल धमाके के मुकदमे की समाअत के दौरान गवाहों के मुसलसल अपनी साबिका बयान से मुनहरिफ होने के मामलात सामने आ रहे थे। वाज़ेह है कि 2008 मालेगांव बम धमाका मामले में जाफरानी दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमे की समाअत जारी है और इसमें बड़ी तादाद में गवाहान अपने साबिका बयान से मुकर रहे हैं। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस लीडर और साबिक रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर आरिफ नसीम खान ने महाराष्ट्र एटीएस चीफ और वजीर दाखिला से मुलाकात करते हुए इस मुकदमे के गवाहान के मुकरने पर तशवीश का इजहार किया था। वाज़ेह है कि इस मुकदमे की एनआईए तफ्तीश कर रही है और जबकि इससे कब्ल तफ्तीश एटीएस के सुपुर्द थी। पिछले दिनों राज्य के गृह मंत्री श्री दिलीप वलसे पाटिल जी से बात की थी हमने, और एटीएस चीफ से भी परसों मुलाकात करके हमने मांग की थी कि मालेगांव ब्लास्ट केस के जो आरोपी हैं उनको एनआईए पर दबाव डालकर कहीं न कहीं बचाने की एक कोशिश और साजिश हो रही है, और महाराष्ट्र एटीएस और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की जो कोशिश है उसको रोकने के लिए एटीएस की तरफ से कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा है फेयर और सही ट्रायल हो, उसके लिए एटीएस ने अपना वकील खड़ा करना चाहिए। और एटीएस के जो 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस में जो आईओ थे, ऑफिसर थे, अधिकारी थे, उनकी नियुक्ति करनी चाहिए ताकि सही तरह से इस केस की पैरवी हो सके और जो दोषी हैं उनको शिक्षा दिलाई जा सके और महाराष्ट्र पुलिस को बदनामी से बचाया जा सके। उन्होंने हमारी मांगे मानी है और एटीएस के अधिकारी और एटीएस की तरफ से वकील जो डेली बेसिस पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है मालेगांव ब्लास्ट केस की, उसकी वो पैरवी करेंगे, ऐसा फैसला राज्य के गृह मंत्री जी ने किया है। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन की मुहिम शुरू हुए आज 1 साल मुकम्मल हुए हैं। मरकजी हुकूमत ने कोरोना वबा से हिफाजत के लिए 16 जनवरी 2021 को टीकाकारी मुहिम शुरू की थी। हुकूमत अपनी मुहिम में बहुत हद तक कामयाब रही है। टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क भर में ताहाल 156 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना वबा पर काबू पाने और मुल्क के तमाम अफराद को इस मुहलिक वबा से हिफाजत के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम जावियों से मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। हाल ही में हुकूमत ने 15 से 18 बरस के उम्र वाले बच्चों के लिए वैक्सीन के अलावा ज़ईफ़ अफराद, फ्रंट लाइन और हेल्थ वर्कर्स के लिए एहतियाती टीका भी लगाना शुरू कर दिया है।
वहीं कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,71,202 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी अरसे में 1,38,000 से ज्यादा अफराद शिफायाब हुए हैं। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 314 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 14,50,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। कोरोना वबा से हिफाजत के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिना इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क भर में अब तक 156 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1,963 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 53,000 से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 1,963 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। वहीं कल कोरोना से तेलंगाना में 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 1,075 नए केस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया है कि रियासत भर में एक्टिव केसों की तादाद 22,000 से जायद है। वहीं तेलंगाना में तालीमी इदारों की तातीलात में इजाफा कर दिया है। रियासत में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी इदारों को 30 जनवरी तक तातीलात का ऐलान किया है, यानी अब स्कूल तेलंगाना में 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। वाज़ेह है कि तेलंगाना में 8 जनवरी से 16 जनवरी तक संक्रांति की छुट्टियों का ऐलान किया गया था। कल से तालीमी इदारे खुलने वाले थे। रियासत में कोरोना के बढ़ते केसों और महकमे तालीम की जानिब से तातीलात में इजाफे की गुजारिश के बाद ये हुकूमत ने फैसला लिया है। तातीलात में इजाफे से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहकामात जारी कर दिए हैं। वहीं कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू का सिलसिला जारी है। कर्फ्यू के दौरान जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं। गैर जरूरी घूमने फिरने वालों पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। हुबली शहर में पुलिस की जानिब से सख्त चौकसी बरती जा रही है। जुमे की रात 10 बजे से शुरू हुई कर्फ्यू पीर की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी। वाज़ेह है कि कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 32,793 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। बेंगलुरु में सबसे ज्यादा 22,284 नए केस दर्ज हुए हैं। कोरोना से रियासत में कुल 7 अफराद की मौत हुई है। वहीं कर्नाटक में कोरोना की पाबंदियों के दरमियान बीजेपी के एक लीडर ने धूमधाम के साथ अपना बर्थडे मनाया। जी हां, 14 तारीख की शाम बीजेपी लीडर NR रमेश ने जुलूस की शक्ल में अपना जन्मदिन मनाया। NR रमेश बेंगलुरु साउथ के बीजेपी सदर हैं। बेंगलुरु महानगर पालिका के साबिक कॉरपोरेटर हैं। चामराजपेट के रायपुर वार्ड में मनाने गए इस जश्न पर सवालात उठ रहे हैं, क्या आवाम के लिए कानून और सियासी लीडरों के लिए अलग कानून है? बेंगलुरु में कोरोना की वबा तेजी के साथ हालांकि फैल रही है। एक सियासी लीडर बड़े पैमाने पर कैसे जश्न मना सकता है? मकामी इंतजामिया आखिर क्यों खामोश है? आगे बढ़ेंगे। बिहार के महकमे अक़लियती फलाह ने दावा किया है कि मार्च तक कर्ज स्कीम की रकम को हर हाल में तकसीम कर दिया जाएगा। महकमे अक़लियती फलाह के वजीर जमा खान ने अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन को सख्त हिदायत जारी करते हुए कहा कि कर्ज के लिए लोग दरख्वास्त जमा करते हैं, लेकिन उन्हें वक्त पर कर्ज नहीं मिलता। जमा खान का कहना है कि अब ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि मार्च के आखिर तक रवां माली साल की रकम को हर कीमत पर खर्च किया जाना है। इसके लिए महकमे की जानिब से कई सतह पर काम हो रहा है। वजीर के मुताबिक 5 लाख तक मिलने वाले कर्ज की रकम को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। हुकूमत इस मंसूबे के तहत अक़लियती आबादी को खुद कफील बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कई बार अफसरों की लापरवाही के सबब हदफ पूरा नहीं होता। आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जो पहले का पैसा नहीं बढ़ चुका था, मैंने मीटिंग करके हिदायत दिया, कड़ा रुख अपनाकर मैंने हिदायत दिया, जो पिछला पैसा भी वो पैसा जा रहा है। जो आगे वाला है 31 मार्च तक निश्चित तौर पर पैसे पूरा दे देना है। इसमें मैंने 2-3 बार मीटिंग भी किया है और सब लगे हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है। उनसे मेरी बातचीत हुआ, उन्होंने मुझे सलाह दिया। तो निश्चित तौर पर 31 मार्च तक जो इस नए वाला जो इस वर्ष वाले पैसे चले जाएंगे। पिछला पैसा जो बकाया था अभी नहीं मिल पाया था लोगों को, अब उनके घर पे पहुंच रहा पैसा उनको मिल रहा है। 31 मार्च तक पैसे मिल जाएंगे। यहाँ तक मैंने हिदायत दिया है और मैंने कर भी दिया है कि 45 के दिन के अंदर उनको जो नहीं मिल रहा है 45 के अंदर उनको पैसे मिल जाएंगे। जो साल भर 6 महीने दौड़ते थे ऐसा कुछ नहीं होगा। एक और चीज़ है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाम करता हूँ, जज्बा को जिन्होंने हम अक़लियत माइनॉरिटी के लिए सोचा है। जो 5 लाख रुपया पर लेता है उसको मैं 10 लाख रुपया कर दिया हूँ। निश्चित वो भी 10 लाख रुपया हो जाएगा। पहले ब्याज लगता था, आप जानते हैं 5% ब्याज लगता था, उस 5% ब्याज को ख़त्म कर दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। जो हम लोगों ने बातचीत किया उन्होंने कहा ठीक है,
1% लगेगा जनरल मुस्लिम के लिए और 5% जो था खत्म हो गया जो माइनॉरिटी की, जो हमारे अक़लियत के हैं, जो तिपिशा के। 30 जनवरी को बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम शहादत के मौके पर सर्वधर्म संसद प्रोग्राम मुनक़िद किया जाने वाला है। ये सर्वधर्म संसद धर्म संसद की तरह नहीं होगा जिसमें मुस्लिम तबके और गांधी जी के खिलाफ इश्ताल अंगेजी की गई, बल्कि इस सर्वधर्म संसद में तमाम मज़ाहिब के एहतराम, अमन अमान, रवादारी और अदम तशद्दुद का पैगाम दिया जाएगा। मुंबई में मंत्रालय के करीब में वाक़े गांधी जी के मुजस्समे के पास इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर अम्बेडकर के मुजस्समे से गांधी जी के मुजस्समे तक पैदल मार्च भी किया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 17 था 19 दिसंबर को हरिद्वार में एक मजहबी फ़िरक़े के चंद अफराद की जानिब से धर्म संसद प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, यानी दिसंबर में प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जिसमें मुसलमानों और बाबा कौम महात्मा गांधी के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीरें भी की गई थी। उसके जवाब में सर्वधर्म संसद नाम से इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के आत्माकुर वाक़े में पुलिस बेकसूर अफराद को गिरफ्तार कर रही है। बीती रात पुलिस ने गौसिया बी के मकान में दाखिल होकर एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया जिसका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। बेकसूर अफराद की गिरफ्तारियों से इलाके में खौफ का माहौल है। गौसिया बी ने बताया कि उनका बेटा बेकसूर है। पुलिस उनकी एक नहीं सुन रही। 8 ता 10 पुलिस जवान बगैर खातून कांस्टेबल की रात में घर में घुस आए, दाखिल होकर घर की तलाशी ली और वालिदैन को धमकी भी दी। मुतासरा खातून ने बताया कि पुलिस असल मुलजिम श्रीकांत रेड्डी को छोड़कर बेकसूर अफराद को गिरफ्तार कर रही है। गौसिया बी ने रियासती हुकूमत और पुलिस से उनके बेकसूर बेटी की रिहाई का मुतालिबा किया है। बच्चे को अचानक रात को 11:30 बजे आपको पुलिस आधे घंटे के वास्ते लेकर जाते बोल के लेके गए। अभी तक आए नहीं, कुछ पता नहीं। एक पुलिस आए नहीं, एक बड़े लोग आए नहीं, क्या तुम्हारे बच्चे का क्या हाल बोल के। छोटे छोटे बच्चे हैं, अब्बा अब्बा बोल के रो रहे। और क्या बोलने का, बहुत तकलीफ हमारे को, हमारा बच्चा हमारे को होना इसमें कोई आत्मकुर को गया सो नहीं, लड़ा सो नहीं, ना हक के 11:30 बजे आके लेके गए बच्चे को। मेरे अल्लाह के वास्ते हमारे बच्चा को हमारे को भेज दो, बहुत बड़ी मेहरबानी होती है। ऐसा नहीं तो हम ऐसा ढूंढाने निकले तो हमारे बच्चे कहाँ फिर देंगे, क्या नहीं कि बगिया ले वो फिर देंगे, कारा में फिर देंगे, किसके घर में देंगे हमारे बच्चा मालूम है। हमारे बच्चों का खा दिया, अब तक हमें खाना पानी कैसा ही जाते नहीं हमें काम की मेरी बंदे हमें लगा खाने शुरू को हमारे कितने तकलीफ डालते हैं। हमारे शुरू का आएगी, बोले शुरू का आएगी, हमारे बच्चे के पाले पड़े तो हमें क्या होगा, मुश्किल हमें किसके सामने बोले ना बोले तो आपको दो जने आपको डरा देंगे, हमारे बोल देंगे कहाँ गए तुम्हारे बच्चे, कहाँ गए, बोलो किधर गए। ऐसा कह रहे तो क्या सार क्या करी सारा और बच्चा बोले तो क्या थी मालूम नहीं, क्या बोले तो मालूम नहीं सार, बोलो सारा मालूम है। अब भी अस्पताल से ये बच्चा अस्पताल में लेकर छोड़ दो घर करे गया, अब तक पता नहीं मेरा बच्चा। जिस तरह से आत्माकुर में जो इश्यू हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। जो फसाद वहाँ फैलाया गया, उसका जो फसादी है, फसाद फैलाने वाला फसादी है बीजेपी लीडर बुड्ढा श्रीकांत रेड्डी, वो मेन रीजन है। वहां से चला गया गाड़ी में, कार में, इस तरह से तेजी के साथ चलाया कि वहां गली में बच्चे ठहरे हुए थे तो बच्चों के ऊपर से क्या है गाड़ी लेकर गया, तो एक बच्चे का क्या है पैर टूट गए। तो इंसाफ कौन है, वो बच्चे को कौन दिलाएगा इंसाफ। हम एसपी साहब से पूछना चाहते हैं कि बुड्ढा श्रीकांत रेड्डी 30 लोगों के साथ आया है लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन अरेस्ट किसे किया गया है, जो मासूम मुसलमान हैं, बच्चे हैं, एसडीपीआई के मेंबर्स हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। जो यहाँ बैठे हुए ना फैमिलीज, इनके जो बच्चों को क्या है पूरे पुलिस वाले अरेस्ट कर रहे हैं, उसमें उनका कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ देखने के लिए गए हैं। एक फैमिली वाले तो कहते हैं कि मेरे शोहर का ये था ऑपरेशन था, उनका बेटा क्या है हॉस्पिटल में था, उस दिन क्या है जो इंसिडेंट हुआ उस दिन उनका बेटा क्या है हॉस्पिटल में था, फिर भी क्या है जाकर दूसरे दिन आकर। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे, बुलेटिन में इतना ही और छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।